व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड स्टार्टअप, या ये दोनों एक ही चीज़ है? आपने बहुत ही आसान और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है। एक चीज़ जोड़ दूं, ये स्टार्टअप ना घर घर पहुंच गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्टार्टअप हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ये शार्क टैंक के बाद स्पेशली, जैसे इंडियन आइडल मुझे याद है, उसके बाद हर कोई गाने लगा था, ठीक है। तो अभी ये शार्क टैंक के बाद एवरीवन वांट्स टू डू अ स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे शादी करने में अपने बच्चे की। आई थिंक वो तब होगा जब आपकी सीरीज ए हो चुकी है, वहां पे वो भी ऑप्शन है क्या? तो आप क्या देखते हैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? अगर किसी भी फाउंडर को फंड रेजिंग नहीं मिल पाती है ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल कहीं से भी खराब है। उस ऑडियंस के लिए जो यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, जो शायद कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या वो हाउसवाइफ्स या वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं नया टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके कुछ करना चाहते हैं, क्या सजेशन होगा आपका? कहाँ से स्टार्ट करें और ये स्टार्टअप वर्ल्ड में कैसे स्टेप इन करें? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस की पाठशाला। और ये आज का वीडियो ना बहुत डिफरेंट होने वाला है। आज हम डिस्कशन करेंगे स्टार्टअप पे। देखिए दोस्तों, हम अभी तक बिजनेस की बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें की हमने, बट रिसेंटली हम क्या सुनते हैं ना, कोई भी कुछ काम करने जा रहा है, धंधा करने जा रहा है, तो वो बोलता नहीं है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, वो कर रहा है स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप सडनली अलग क्या हो गया? वो अलग क्या कर तो धंधा ही रहा है, माल बेच रहा है या कुछ ना कुछ बेच रहा है, और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शायद प्रॉफिट कमाना ही होता है बिजनेस का। तो फिर ये स्टार्टअप क्या है? तो इन ऐसी बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में भी होंगे, मेरे दिमाग में भी है। इन सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ हैं अल्केश। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ कि अल्केश अग्रवाल कैलकाटा से हमारे दोस्त, हमारे गुरु, हमारे मेंटर। और अल्केश एक ऐसे इंसान हैं जिनकी पकड़ स्टार्टअप वर्ल्ड पे बहुत गहरी है, क्योंकि वो इन्वेस्टर भी हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं। तो हम अब और कॉन्टेक्स्ट नहीं सेट करेंगे, हम सीधा पहुंचेंगे अल्केश के पास, और मेरे कुछ सवाल है जिनसे हम स्टार्ट करते हैं। अल्केश, रेडी हैं आप? एकदम एक्साइटेड भी हूँ, रेडी भी हूँ। वंडरफुल। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर विनीत। थैंक्स पुनीत। See, it's absolutely our pleasure. And in this world, Puneet has also been exposed to a large extent to startup, and obviously we are also doing a startup. So we'll all contribute to this discussion. But I'll ask questions on your behalf, friends. And my first question is, Alkesh, what's the difference between business and startup? या ये दोनों एक ही चीज़ है? आपने बहुत ही आसान और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है पहला, एंड आई थिंक हर कोई इस क्वेश्चन के बीच में स्ट्रगल कर रहा है। तो ये किसी भी किताब में एक डेफिनेशन लिखा हुआ नहीं है कि क्या स्टार्टअप है और क्या बिजनेस है। अगर हम बहुत कॉमन नॉमेनक्लेचर में बात करें तो आप कोई भी नया बिजनेस कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप उसे स्टार्टअप बोल सकते हैं। बट ये फिर भी स्टार्टअप की दुनिया अलग क्यों है? और तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं अपने जो भी दर्शक हैं यहाँ पर उनके लिए। देखिए क्या होता है ना कि आज तक हम जो भी करते आए हैं और ट्रेडिशनल जो भी हम बिजनेस करते हैं ना, उसके पीछे एक उसका अपना ईथो रहता है। वो बिजनेस अपने तरीके से स्टार्ट किया जाता है, जो एट टाइम्स रादर मोस्ट ऑफ द टाइम पहले से प्रूवन होता है बिजनेस। हम उसे प्रॉफिट के लिए बनाते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, हम उसको और इंक्रीमेंटली बेटर करते हैं और उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, या जो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसे रन करते हैं और उसे प्रॉफिट अर्जित करते हैं। सही है। सो वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। कहीं ना कहीं आज की डेट में मैं एग्री करता हूँ, हर कोई जो नया खोल रहा है वो स्टार्टअप है। अगर आज की डेट में ग्रोसरी की दुकान भी छोटी खुल रही है तो अपने आप को स्टार्टअप बोलता है, या कुछ भी कर रहा है तो स्टार्टअप बोलता है। और बहुत ही थिन लाइन है। वो थिन लाइन ऐसी है कि जब हम स्टार्टअप बोलते हैं ना, एज एन इन्वेस्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किस नज़रिए से देखूंगा कि स्टार्टअप और बिजनेस में ना सबसे पहला डिफरेंस होता है डिफरेंशिएटर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल या आइडिया। और जब हम डिफरेंशिएटर की बात करते हैं तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ नई चीज़ आए। बहुत छोटे छोटे डिफरेंशिएटर हो सकते हैं। कई बार बहुत बड़ा होता है इनोवेशन। कई बार एक छोटी सी डिफरेंस हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि एक गुड्स को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कोई कंपनी, शायद ऑफलाइन से कर रही थी, और उन्होंने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर दिया और ऑनलाइन से कर दिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिससे सब रिलेट कर पाएंगे, जैसे फ्लिपकार्ट। आपको क्या लगता है फ्लिपकार्ट क्या चीज़ की कंपनी है? ई कॉमर्स। जब फ्लिपकार्ट इंडिया में आया तो उन्होंने, तब इंडिया में लोगों की ऑनलाइन परचेज लिटरली जीरो थी, सब ऑफलाइन खरीद रहे थे। फ्लिपकार्ट ने यहाँ आया, फ्लिपकार्ट ने इंडिया में ई कॉमर्स लॉन्च किया। तो आपको क्या लगता है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? क्या लोग ऑनलाइन नहीं खरीदना चाह रहे थे?
एक ये प्रॉब्लम क्योंकि वो एक्सपोज नहीं थे। तो पहली उसकी प्रॉब्लम थी कि लोगों के बिहेवियर को चेंज करना। बट इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रस्ट, पेमेंट बहुत बड़ा इशू था। तो पेमेंट के लिए लोग क्रेडिट कार्ड लोगों के पास नहीं थे, और जिनके पास थे वो बहुत ही अप्रीहेंसिव थे कि मैं अपना क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन यूज करूँ तो कहीं चोरी ना हो जाए, फ्रॉड हो जाए, स्कैम हो जाए। थर्ड, कहीं ना कहीं इंडिया का लॉजिस्टिक सिस्टम स्पेशली कोरियर, नॉट B2B, वाज नॉट गुड इनफ। करेक्ट। तो हमें बाहर से दिखता है कि फ्लिपकार्ट ने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की वो ऑनलाइन बेचा, बट ऐसा नहीं था। फ्लिपकार्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था ना, उन्होंने सबसे पहले दुनिया में पहली कंपनी थी जिसने कैश ऑन डिलीवरी इंप्लीमेंट की। तो समझिए क्या लेवल पे उसने कस्टमर के बिहेवियर को बदलने के लिए एक ऐसी चीज की जो कभी कहीं हुई नहीं थी, एंड दैट वाज अ मेजर डिफरेंशिएटर, जहां से वो बिजनेस की जगह स्टार्टअप बना। तो कोई भी स्टार्टअप में, मैं वापस से वहां आता हूं, फ्लिपकार्ट एक एग्जांपल था जो रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उन्हें लॉजिस्टिक्स और पेमेंट पे काम किया मोर देन ई कॉमर्स, ऑनलाइन की साइट को सुंदर बनाने पे। तो कमिंग बैक, कोई भी स्टार्टअप में कुछ क्राइटेरिया जो हम देखते हैं जो कि बिजनेस ना हो, उनका क्लियर डिफरेंशिएटर हो, उनकी स्केलेबिलिटी पोटेंशियल बहुत हाई हो। बिजनेस इंक्रीमेंटली ग्रो करता है, बट यहाँ हाइपर स्केलिंग होनी चाहिए। तो मतलब अगर आप एक बिजनेस को 100 करोड़ का 10 साल में बना सकते हो, तो स्टार्टअप को वो 3 साल में कैसे करना है। तो वो आइडिया में भी उतना दम होना चाहिए, मार्केट का उतना पोटेंशियल होना चाहिए, वो फाउंडर जो है जो उसे रन कर रहा है उसमें भी उतना पोटेंशियल होना चाहिए। और जब ये ट्रायंगल प्रॉपर्ली क्रिएट होता है, तब कहीं ना कहीं हम उस पूरे बिजनेस को स्टार्टअप की तरह देखना स्टार्ट करते हैं। I have a bit different, मतलब not different, it's a different side of or add on view on your question specifically. So दोस्तों business और startup में difference क्या है? That was the question which we wanted to answer. So मुझे क्या लगता है ना विनीत, this is basically the stages of economy. जब भी एक इकोनॉमी ना डिफरेंट मोड से गुजरती है तो टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। आज से शायद 20, 25, 30 साल पहले जब हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा वाइट कॉलर्स जॉब नहीं हुआ करती थी, देन एवरीवन यूज्ड टू डू द बिजनेस, करेक्ट। ऐसा नहीं है उस टाइम पे फंड रेजिंग नहीं होती थी। उस टाइम फंड रेजिंग मैं अपने नियर एंड डियर से करता था, अपने फादर से करता था, अपने आसपास वाले लोगों से करता था। दोज यूज्ड टू माय एंजल इन्वेस्टर्स, करेक्ट। और ऐसा नहीं है उस टाइम कंपनी लिस्ट नहीं होती थी, करेक्ट। इंडिया में, हिंदुस्तान में स्टॉक एक्सचेंजेस कब से बने हुए हैं, कब से फंडिंग आ रही है, बट दोज वर द ट्रेडिशनल बिजनेसेस। फिर एक फेज आया जहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी बहुत बूम करने लगी, वाइट कॉलर जॉब इमर्ज होने लगी, लोग अब यहाँ से नौकरियों से, जॉब्स, बिजनेसेस से बेटर नौकरियों में जाना पसंद करने लगे। तो एक इक्विलिब्रियम ना वापस से शिफ्ट होने लगा टुवर्ड्स अ फॉर्मल इकोनॉमी, जिसमें जॉब सेंट्रिक और सैलरी सेंट्रिक इकोनॉमी बूस्ट होने लगती है। तो ये इकोनॉमी का सेकेंड फेज आया, करेक्ट। नाउ दिस इज द थर्ड फेज विच एवरी ट्रांसफॉर्मिंग इकोनॉमी गोज थ्रू इट। नाउ दिस थर्ड फेज इज स्टार्टअप फेज, जो पिछले वाले बिजनेस से बेटर है क्योंकि ये दोनों का अमेलगमेशन है। यहाँ पे वो लोग जो वाइट कॉलर में जाके जॉब करने वाले थे, वो बिजनेस के एथिक्स लेके, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेके ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करके, बिकॉज नाउ दे हैव टू फाइट विद द बिगर पीपल, करेक्ट। इसकी वजह से अब ये स्टार्टअप इकोसिस्टम आया जिसके अंदर ज्यादा पढ़े लिखे लोग बेटर एक्सपीरियंस के साथ बेटर पैसा रेज करके जल्दी चीजों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट स्टार्टअप इज ऑल अबाउट। सो काफ़ी बातें हो गई, एक बार उसकी समरी बना देता हूँ आपके लिए। स्टार्टअप और बिजनेस में जो फ़र्क है वो है, एक स्टार्टअप के अंदर एक बहुत क्लियर डिफरेंशिएटर होना चाहिए जो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से आपको अलग दिखा सके। दूसरा पॉइंट है जो अलकेश ने कहा, स्केलेबिलिटी। आप देखो स्टार्टअप का उल्टा होगा स्केल्ड अप। तो कोई चीज जो फटाफट स्केल अप नहीं की जा सके वो स्टार्टअप नहीं है, अकॉर्डिंग टू अलकेश, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद दैट। और उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए ज़्यादातर स्टार्टअप जब हम बात करते हैं तो उसके साथ कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इनेबलर है उसको स्केल अप करने के लिए, या टेक्नोलॉजी ही बिजनेस है बहुत हद तक। तो इस पर भी मेरे क्वेश्चन हैं, मैं आऊँगा आपके पास। और जो पुनीत ने कहा कि स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी है, और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अब जिस तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं वो है मिक्स ऑफ प्योरली पीपल हु यूज्ड टू डू बिजनेस, और उसके बाद जो जॉब का कल्चर आया, इसको मिक्स करके आज जो स्किल सेट इंडिविजुअल्स के अंदर है वो चीज़ों को और स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत फास्ट स्केल अप करने के लिए है। तो अब जो वो क्रिएट कर रहे हैं धंधा, वो है स्टार्टअप, ना कि स्केल अप। एक चीज़ जोड़ दूँ, ये स्टार्टअप ना
घर घर पहुंच गया है। तो अब ऐसा नहीं है कि कुछ स्टार्टअप हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ये शार्क टैंक के बाद स्पेशली, जैसे इंडियन आइडल मुझे याद है, उसके बाद हर कोई गाने लगा था, ठीक है। तो अभी ये शार्क टैंक के बाद एवरीवन वांट्स टू डू अ स्टार्टअप। तो मैं फीडबैक देता हूँ आपको इसमें, सॉरी एक ऐड ऑन करता हूँ, बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन, बिकॉज पिछले वीडियो में अलकेश ने बहुत अच्छे से फीडबैक दिया था कि ह्यूमर मिसिंग है, लेट मी ऐड सम ह्यूमर ऑन टू इट। आई वॉज वॉचिंग शादी.com के फाउंडर का इंटरव्यू, अनुपम का। सो ही स्पेसिफिकली कोटेड कि फॉर लास्ट 2 years द मोस्ट सर्च्ड option on his portal in terms of profile is startup founder। क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ आपसे शादी करने में अपने बच्चे की। आई थिंक वो तब होगा जब आपकी सीरीज ए हो चुकी है, वहाँ पे वो भी ऑप्शन है क्या? देखिए बट स्टिल कुछ भी सीरीज हो, आई थिंक आज से 5 साल या 7 साल पहले ये था कि अगर स्टार्टअप फाउंडर है तो आपसे आपकी बेटी हाँ, मुझे तो अभी भी वही डाउट है। मेरी शादी स्टार्टअप से पहले हो गई थी तो बन गया। तो मुझे तो अभी भी वो डाउट है कि कोई स्टार्टअप कर रहा है तो बेचारा कहाँ। तो मैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमी की बताने की कोशिश वापस से रिएटरेट कर रहा हूँ। 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब यूज्ड टू बी अ टैबू, कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी शादी आराम से हो जाती है। व्हेन आई से शादी आराम से हो जाती है, इट्स मोर लाइक पीपल आर मोर ओपन टू कि यू हैव अ स्टेबल करियर, यू विल बी एबल टू डू समथिंग गुड आउट ऑफ इट। करेक्ट। आज से 10 साल पहले इट वॉज मोर अबाउट इफ यू आर प्लेस्ड इन अ private job, if you are having 5 figure, 6 figure, 7 figure salary, whatever the number may be, then you are more stable. Right now it's more about if you are creative enough to start something on your own, if you are able to prove yourself, to just see how our economy, how our thought process of everyone around us has changed. Absolutely, and that's also relevant। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जो MBA कॉलेजेस है, जब मैं पास आउट हुआ था 180 बच्चे थे कैंपस में, उसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने जॉब नहीं ली हो। मेरे पास भी जॉब थी बट आई डिडंट गो फॉर इट, आई स्टार्टेड अ स्टार्टअप। सो आई वाज अ लोनर इन 180 पीपल हु स्टार्टेड अ स्टार्टअप। आज की डेट में मोर देन 10 to 15% ऑफ द पीपल हु पास आउट actually do something in the starting a business, and more than that around 30-40% people join startup। that's a much bigger thing। देखिए विनीत, आप देखेंगे जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम इवॉल्व किया, और जैसे पुनीत ने कहा कि there is a kind of cycle to everything, और हम उस साइकिल से भी गुजर रहे हैं। और अपने को ये समझना होगा कि ओवर द ईयर्स जो आज हमें कल की सी बात लगती है ना, ये बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट है। क्योंकि आप लोग कंपाउंडिंग की दुनिया से आते हैं तो मैं वापस से कंपाउंडिंग ला रहा हूँ कि जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंज होते रहे हैं वो हमें अचानक में आज इतने बड़े दिख रहे हैं और मैसिव दिख रहे हैं। अगर आज से आप खाली 30 साल पहले चले जाएं या 25 साल पहले चले जाएं और आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, तो लोगों तक पहुंचने के आपके पास जरिए कितने कम थे। सही बात। उसके बाद अगर आपको पहुंचना था और वाइडर ऑडियंस के पास पहुंचना था, तो आपके पास वेस्ट, जो आपका वेस्ट होता है ना, वो बकेट बहुत बड़ा था क्योंकि आप होर्डिंग लगाएंगे, बट आप अपने टारगेट ऑडियंस को क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थी। तो जैसे जैसे इकॉनमी खुली, आपने यूज़ किया टेक इनेबलर बना, वैसे वैसे ही लोगों के माइंडसेट भी खुले। और कहाँ से स्टार्टअप्स इमर्ज हुए, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप देखेंगे ना, जो स्टार्टअप कर रहे हैं हर टाइम पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही प्रोडक्ट बना पाते हैं या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इनोवेशन कर पाते हैं। वो जो इनोवेशन कर रहे हैं ना, जो कंपनियां, जो इनकम्बेंट्स हैं, जो ऑलरेडी वेल प्लेस्ड हैं, वो उसको बहुत बढ़िया से कर सकती है। अगर आज उबर ने जो किया, आज अगर टाटा वो से करना चाहता तो टाटा के लिए वो ज़्यादा आसान था क्योंकि उसके पास गाड़ियाँ हैं, उसके पास इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है। बट क्यों नहीं? क्योंकि आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं ना किसी भी कंपनी, तो उसके पास ना उसका जो खोने का डर है ना, वो पाने के एक्साइटमेंट से बड़ा हो जाता है। सही बात है। और जब खोने का डर पाने के एक्साइटमेंट से बड़ा हो जाए ना, तो क्रिएटिविटी और ग्रोथ दोनों की स्पीड रुक जाती है। और उन्हें मंथ ऑन मंथ पब्लिक मार्केट में जाके नहीं बताना होता है हमने ठीक किया। नंबर 2 क्या होता है, उनके यहाँ जो सीनियर लोग सो कॉल्ड हायर्ड रहते हैं, MBAs और बाकी लोग, उन्हें अपनी जॉब भी जस्टिफाई करनी होती है और कंपनी की सेफ्टी भी जस्टिफाई करनी होती है। क्योंकि उस लेवल पे जाके सारे लोग एंटरप्रेन्योर प्ले नहीं कर रहे होते हैं। कुछ देर पहले मेरी पुनीत से बात हो रही थी जहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया एनालॉजी दी कि एक कंपनी में एंटरप्रेन्योर भी होते हैं, फिनांस का बंदा होता है, प्रोसेस का बंदा होता है, तो कई ऐसे लेयर्स होते हैं जो फिल्टर करके आप एक डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। और जहाँ पर उस फिल्टर में क्रश द क्राइसिस माइंडसेट का बंदा नहीं होता है, तब तक खाली इंक्रीमेंटल इनोवेशन होता है। एंड आप देखेंगे जितनी भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली, दे आर क्रेजीली ट्रैप्ड
इन दिस डायलेमा ऑफ इंक्रीमेंटल इनोवेशन। आप सोचिए ना, गूगल जैसी कंपनी को लीजिए, ठीक है, गूगल आज की दुनिया में नंबर 1 कंपनी, जब हम टेक की बात करते हैं, गूगल का सर्च इज स्टिल द बेस्ट। यस। आप गूगल के कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज? आप मैप यूज़ करते हैं? मैप यूज़ करता हूँ, जीमेल आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं? एंड्रॉयड से ज़्यादा कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर नहीं है जो यूज़ हो रहा है। क्या एंड्रॉयड गूगल का प्रोडक्ट है? नहीं, गूगल ने एक्वायर किया। क्या ऐप मैप गूगल का प्रोडक्ट? नहीं, गूगल ने एक्वायर किया। तो समझिए, इतना इनोवेटिव कल्चर होने के बाद वो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाके जो उन्हें इनोवेटिव चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसे इंक्यूबेट कर रहे हैं और उसे बड़ा बना रहे हैं। तो समझिए, जो लोग बाहर हैं ना, उसके खोने को कुछ भी नहीं है। और आपकी क्रिएटिविटी बेस्ट मोड में कब होती है? जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है और पाने की उत्साह उसे बहुत ज़्यादा होती है। और मैं जब स्टार्टअप को डिफाइन करता हूँ ना, मैं वही बंदा देखता हूँ जिसका खोने का डर तो बहुत कम हो, बट उसकी पाने की चाह इतनी बड़ी हो ना कि उसको इरैशनल भी रैशनल दिखने लगे, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल दिखने लगे। और यहाँ मैं एक एनेक्डोट लेता हूँ स्टार्टअप की दुनिया से। 17 दिसंबर 1903। 1903? यस, 17 दिसंबर 1903। हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है। पहली फ्लाइट ली थी राइट ब्रदर्स ने। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 16 दिसंबर 1903 में को अगर हम 100 लोगों को बुलाते और बैठते और बात करते ना कि कल से अपने उड़ सकते हैं, तो उसमें से 99 लोग बोलते पागल हो क्या तुम, क्रेजी आइडिया बोल के, क्रेजी हो। समझ रहे हो आपको? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑल इनोवेशंस, all changes, all that has been done looks very normal in hindsight, but everything looks impossible in foresight. And इस foresight जिसमें है, उस impossible को possible बनाने के लिए वो है startup। सही है, बहुत अच्छे से, मतलब इससे ज़्यादा अच्छे से आर्टिकुलेट नहीं किया जा सकता कि स्टार्टअप क्या है। तो करेज, फोरसाइट, डेफिनेटली। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन अल्केश, फर्स्ट टू यू एंड देन टू पुनीत, और इस सीक्वेंस का भी रीज़न है, आप अर्ली स्टेज में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो और पुनीत ने फ्रॉम इंडिया मार्ट यू हैव इन्वेस्टेड स्ट्रैटेजिकली इनटू कंपनीज। तो एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है कुछ रीज़न से, तो आप क्या देखते हैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले? क्या ये प्योरली आइडिया लेके आता है बंदा अर्ली स्टेज में कि मैं ये करना चाहता हूँ, उसके बेसिस पे, उसके पैशन के बेसिस, व्हाट आर द बेसिस यू सी व्हेन इन्वेस्टिंग? तो पहले आप बताओ, क्योंकि आप एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हो। Sure. और फिर हम इनके पास आएंगे। श्योर। तो मैं जिस स्टेज पे इन्वेस्ट करता हूँ, यूजुअली वो सीड राउंड होता है या प्री सीड भी मैं बहुत जाता हूँ, तो वहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थोड़ा सा आप ना सीड और प्री सीड भी समझा दो। हाँ जी, एकदम आते हैं, उस पर भी आते हैं। तो कई बार क्या होता है, खाली कंपनी एक आइडिया लेके आती है और फाउंडर्स होते हैं जिनकी अपनी एक थॉट होती है और उसके ऊपर उन्होंने बेसिक स्केच और ड्राइंग की होती है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ और उसका ये इम्पैक्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ मेरे टारगेट ऑडियंस पे या वाइडर वर्ल्ड पे। वहीं दूसरी और कुछ कंपनियां होती हैं जो स्टार्ट कर चुकी होती हैं, छोटी सी टीम होता है, प्रोडक्ट रेडी होता है और कई बार अर्ली कस्टमर्स भी होते हैं। सही। सो बात आती है वैल्यूएशन पे। सो ऑन अ लाइटर नोट, एक ही वर्ड निकलता है, इरैशनैलिटी एंड अब्सर्डिटी, क्योंकि दैट्स व्हाट वैल्यूएशन इज ऑल अबाउट। तो वैल्यूएशन होती क्या है? वैल्यूएशन एक स्टोरी होती है स्टार्टअप, समझ गए? तो अल्टीमेटली जो चीज़ आज बनी नहीं है, देखिए आप बात कर रहे हैं, आप स्टार्टअप, जब हमने बात की स्टार्टअप क्या होता है, स्टार्टअप वो करने की कोशिश कर रहा है जो पहले नहीं किया गया या जो पहले किया गया उसमें एफिशिएंसी लैक करती थी, उसकी एफिशिएंसी को वो बेटर बनाने वाला है। मतलब वो पहले नहीं हुआ है, मॉडल प्रूवन नहीं है। सो समथिंग यू डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी इट विल नॉट वर्क। सो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करते हैं इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर इरैशनैलिटी से, एब्सर्डिटी से। तो हमें कुछ पता होता है, आप बोल सकते हैं मैं बहुत स्मार्ट एंजल इन्वेस्टर हूँ, बट अल्टीमेटली मैं स्मार्ट नहीं, मैं बहुत इरैशनल आदमी हूँ, इसलिए मैं इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ। सबसे पहली बात। सेकंड, जब आपने कहा वैल्यूएशन, में कहा कि वो जो बंदा आ रहा है फाउंडर और वो हमें जब अपनी स्टोरी बतला रहा है, तो उसका कंटेजियसनेस, उसका पैशन, उसका बिलीफ और उसकी एबिलिटी टू हाइपर स्केल एंड एग्जीक्यूट, ये हम ब्रॉडली जज करते हैं। सही। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप देखेंगे कि एग्जांपल्स ऑफ यूट्यूब, तो यूट्यूब वाज नेवर अ वीडियो सर्च इंजन, इट वाज अ डेटिंग साइट। अच्छा, फाइन। सो एयरबीएनबी
was not the Airbnb what it looks like today. So Brian Chesky ने बहुत ही अलग मॉडल बनाया था, अगर आप जाएंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में, बट आज वो कुछ और फॉर्म में है. सो अब बहुत ऐसे स्टार्टअप्स देखेंगे जो आज आप देख रहे हैं ना, वो है ही नहीं जो वो थे जब वो स्टार्ट किए थे. करेक्ट. तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी बेट फाउंडर होती है, क्योंकि फाउंडर अगर कुछ दुनिया बदलना चाहता है और कुछ कमाल करना चाहता है और हमें लगता है यार ये बंदा कुछ तो कर जाएगा, तो आप क्या, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ कि आप ये जो बताना चाह रहे हैं इसका क्रक्स ये है कि आइडिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. आइडिया नहीं, मैं उस पर आता हूँ कि देखिए आप फाउंडर बहुत तोप हो, आप बहुत बढ़िया कुछ कर रहे हो, बट आप एक शिटी आइडिया लेके आ गए जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो डेफिनेटली नहीं. तो देखिए क्या होता है, हम उसे ट्रायंगल बोलते हैं. ट्रायंगल में 3 खांचे होते हैं बड़े बड़े. सबसे पहला होता है रॉकस्टार फाउंडर, ओके, ठीक है ना. सेकंड होता है ब्रेक थ्रू आइडिया. सो मैं डिसरप्टिव वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ बहुत इंटेंशनली, एंड विल कम टू दैट, राइट. थोड़ा ओवर यूज्ड है. अच्छा, हाँ, ओवर यूज है, क्लिशे हो चुका है, एंड दुनिया में हर ही कुछ डिसरप्शन करे ऐसा नहीं होता है. सही. थर्ड है वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल, क्योंकि मैं इन्वेस्टर की नज़र से भी देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं उससे नहीं आ रहा हूँ यार चल तुझे सपोर्ट करना है तो मैंने तेरे में पैसे लगा दिए. मैं बोल सकता हूँ बहुत अच्छा लगता है, बट अल्टीमेटली पोटेंशियल होनी चाहिए. तो मैंने पहले खांचे की आपसे बात की कि फाउंडर पे जब हम पैसे लगा रहे हैं तो फाउंडर की एबिलिटी, सबसे पहले तो वो कंटेजियस है क्या, पैशनेट है क्या, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है, पुनीत आप भी अग्री करेंगे, कि उसकी आर्टिकुलेशन एबिलिटी कैसी है. क्या वो अपना विजन सेल कर पा रहा है, पहले अपने आप को, फिर मुझे, फिर अपनी टीम को. अगर इन तीनों को वो अपना विजन सेल नहीं कर पा रहा है और वो मुझे समझा नहीं पा रहा है, तो उसका मॉडल कितना भी अच्छा हो, क्योंकि एक स्टार्टअप की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है क्रेजी स्केल, क्रेजी मनी, और वो जब तक अपने आप को नहीं बेच पाएगा, वो पैसे रेज नहीं कर पाएगा, और रेज नहीं कर पाएगा तो अगर हम उन्हें आज कितना भी सपोर्ट कर लें उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस आएगा. तो ये हो गया फाउंडर, फर्स्ट खांचा. हम सेकंड में मूव करते हैं जो बिजनेस मॉडल. सो यहाँ पर मैं एक लाइन यूज करता हूँ कि आई ओनली सी वन थिंग, आर यू बिल्डिंग फॉर द रियलिटी ऑफ यस्टरडे और द पॉसिबिलिटी ऑफ टुमारो. सो मैं वापस से बोलता हूँ, आर यू बिल्डिंग फॉर द रियलिटी ऑफ यस्टरडे और द पॉसिबिलिटी ऑफ टुमारो. क्योंकि क्या होता है ना, जब हम नया कुछ करना चाहते हैं ना, हम कुछ बना रहे होते हैं और हमें लगता है यार ये तो चल रहा है, अब इसको बना लेते हैं, बट जब तक आप उस प्रोडक्ट को बनाएंगे ना, वो टुमारो होगा. तो जो बंदा आज कुछ बना रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ फ्यूचर बना रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ पास्ट बना रहा है, हो सकता है आज वो बहुत अच्छा चल रहा है. तो उसका विजन कैसा है, एंड बाय विजन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेजी विजन दैट वी टॉक अबाउट इन बुक्स, क्रिएट दैट 10 years डाउन द लाइन आप क्या होगा, वैसा नहीं. 3 feet उसे कैसे दिखाई देती है, नेक्स्ट 3 feet, नॉट 30 feet, कि मुझे दिखाई दे रही है कि नहीं, और वो बिजनेस मॉडल ऑफ द फ्यूचर बना रहा है कि नहीं. सेकेंड, मुझे पता है कि अगर वो क्रेजी स्केल करेगा तो हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी चैलेंज हो, बट क्लियर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई देता है कि नहीं उस मॉडल में. थर्ड, वो जो मॉडल है उसकी लाइफ साइकिल कितनी दिखाई देती है. वापस से आप कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हम अननोन में पैसे लगा रहे हैं, तो बात यही है कि यहाँ पर जो एब्सर्डिटी है वो यही है कि हम कुछ नहीं जानते हैं फिर भी हम गेस कर रहे होते हैं, और एक बहुत फेयर शेयर वहाँ जाता है जहाँ की हम ट्रेंड्स को यूज़ करते हैं. इंटरनेट बहुत हेवी था एक ज़माने में, ई कॉमर्स बहुत हेवी था, आज हम AI की बात, हम AI की बात कर रहे हैं. तो जब हमने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वापस से, अग्निकुल में पैसे लगाए, तो उस टाइम पे प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस था ही नहीं, तो ऐसे लग रहा था होगा कि भी नहीं, ये बंदे रॉकेट छोड़ने की बात कर रहे हैं स्पेस में, सैटेलाइट जाएगा, बट कहीं ना कहीं ऐसा था बिलीफ, नहीं आज नहीं तो कल ऐसा होगा, तो व्हाई नॉट टेक दैट चांस. करेक्ट. सो दैट इज वेयर यू टेक दैट. एंड थर्ड, वेरी सिंपल, थर्ड खांचा, इसकी मुझे दिखता है अगर ये बंदा कुछ भी अच्छा कर पाता है तो इसकी एग्जिट रूट है कि नहीं, और एक डिसेंट एग्जिट मुझे मिल सकती है कि नहीं. सो दैट इज अ ब्रॉड थिंग. आपने कहा ना मैं क्या देखता हूँ, तो ये हम तीनों चीज़ें देखते हैं. वैल्यूएशन एक अलग टॉपिक है जो हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, बट ये तीनों चीज़ें जो बहुत कोर होती है किसी भी स्टार्टअप में. इसमें जस्ट एक क्लैरिफिकेशन चाहूँगा, जैसे जो थर्ड खांचा जो आपने बताया, उसके अंदर एज इन्वेस्टर जब आप देखते हैं तो एग्जिट की बात तो तब आएगी, और स्केलेबिलिटी की जो बात है, हाउ डू यू डिटरमाइन कि कितना स्केलेबल मॉडल है. जैसे एक वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, टैम. यस, राइट. इज दैट इम्पोर्टेंट? एब्सोल्युटली. बट टैम रीडिफाइन होते हैं ओवर टाइम, क्योंकि आज इंडिया में शायद 5 या 6 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हैं. तो आज जब आप अगर कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो 13 करोड़ डीमैट, सॉरी
सॉरी आई एम बहुत जस्ट फास्ट स्केल किए हैं पिछले 2 साल में, तो हो सकता है आपके पास पूरा number। डेफिनेटली मैं यही बोलना चाह रहा था। तो कई बार जब आज आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं तो आप 13 करोड़ का टैम दिखाओगे, बट अगर आप बिजनेस मॉडल 3 साल बाद के लिए बना रहे हो ना, तो आपका टैम एक्चुअली 26 करोड़ हो सकता है, और उससे भी ज़्यादा हो सकता और उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो टैम कहीं ना कहीं हम आज का लेते हैं, बट मॉडल हम फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट जो हमें हमेशा एड्रेस करना होता है। करेक्ट। पुनीत, आप पे आते हैं क्विकली, और इस पे आप कुछ ऐड कर पाएंगे, स्पेशली स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जो उसमें आप क्या देखते हैं? फर्स्ट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द इनिशियल डिस्कशन ओनली। सो इसमें ना 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। वन, इन्वेस्टर बायस बहुत ज़्यादा होता है। हर इन्वेस्टर अपने एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से कंपनी ढूंढता है, और वो अपने थॉट प्रोसेस को पर्कुलेट करके जो उसको अच्छा लगता है उस पर वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है। आप जितने इन्वेस्टर से मिलेंगे ना, उनका कुछ ना कुछ बायस्ड होगा टुवर्ड्स कुछ ना कुछ, चाहे फाउंडर हो सकता है। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंसी, उनको वही चीजें समझ आती है इसकी वजह से। इट कुड बी दैट, इट कुड बी बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, व्हाट हैज़ वर्क फॉर देम, व्हाट नॉट। इट कुड बी बेस्ड ऑन उनको वही समझ में आता है। तो वो बायसनेस सेक्टर को लेके भी हो सकता है, वो फाउंडर के एजुकेशन को लेके भी हो सकता है, और वो किसी पर्टिकुलर नंबर को लेके भी हो सकता है। करेक्ट। सो इन्वेस्टर फर्टर्निटी के अंदर बायसनेस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर किसी भी फाउंडर को फंड रेजिंग नहीं मिल पाती है ड्यू टू एनी रीज़न व्हाटसोएवर फ्रॉम एनी इन्वेस्टर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल कहीं से भी खराब है। तो मैं एक चीज़ जो यहाँ पे पॉइंट करना चाह रहा था, यू जस्ट नीड टू लुक आउट फॉर द राइट ऑडियंसेस टू गेट अलॉन्ग विद। सेकेंड, टू आंसर योर क्वेश्चन, 2 चीज़ें जो कॉमन होती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ बायसनेस ऑफ एनी इन्वेस्टर आर 2 P's. So first P is promoter and second P is product. Product and promoters are 2 things which will always remain constant for every investor. Biasness है किसी भी और चीज़ को लेके, ये 2 चीज़ें constant रहेंगी. Why promoter? आप एक सी में हैं जिसको शिप कोई चला रहा है, तो जो कैप्टन होता है ना, सारा दारो मदार उसके ऊपर होता है. Will he be able to take the right decisions in the event of crisis? That's the important question. True. तो फाउंडर के जो सॉफ्ट ट्रेड्स, हार्ड ट्रेड्स, फाउंडर ट्रेड्स, लीडरशिप ट्रेड्स, जो भी आप ट्रेड्स के पीछे लगा सकते हो, एडजेक्टिव आप लगाओ, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज़ द लास्ट मैन स्टैंडिंग. दिस इज फर्स्ट पी. सेकेंड इज द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सुनने में प्रोडक्ट लगता है, प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे सब स्टेजेस हैं. इट कुड बी द प्रोडक्ट क्लैरिटी, it could be adoption, it could be product के customer reviews, it could be product का final stage तक लेके जाके बताना लोगों को. So product के जितने भी आप segments बना सकते हो पाई के अंदर, आप उतने पाए बनाओ और उस पर फोकस करो. अगर ये दोनों पीस सही हैं, प्रोमोटर अच्छा है, उसकी प्रोडक्ट अच्छा है, उसके बाद बायसनेस है. तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने 2 पॉइंट बताए, पहले 2 खांचे जो थे वो और ये मैच ही कर रहे हैं लगभग, राइट? सो आइडिया, बिजनेस मॉडल, दैट्स इक्वल टू प्रोडक्ट, एंड द फाउंडर इज इक्वल टू द प्रमोटर, राइट? और जो तीसरा पी आपने बताया एज ए इन्वेस्टर, अल्टीमेटली वो तो देखना ही है कि मेरा पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा. तो प्रॉफिट, आई थिंक यू शुड ऐड दैट प्रॉफिट. तो योर 3P मॉडल विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू हिज ट्रायंगल मॉडल. सो माइंड मिल रहे हैं हमारे. सही है, सही है. तो एक क्विक क्वेश्चन ऑन वैल्यूएशन, राइट, दैट वाज पेंडिंग. सो आपने बताया आप बंदे में क्या देखते हैं, बिजनेस मॉडल में क्या देखते हैं. अब जब वैल्यूएशन, तो सामने वाला एक वैल्यूएशन आपके सामने रखता है बेस्ड ऑन हिज थॉट प्रोसेस. हाउ डू यू सी दैट? मतलब जब वो बोलता है उस मोमेंट पे आपके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि ये मैं शार्क टैंक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ. क्या होता है ना, कोई चौंकता था, कोई चेयर से गिरता था, कोई कुछ होता था. ऐसा आपके साथ भी होता है और कैसे देखते हो आप? एकदम होता है. देखिए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, अर्ली स्टेज में ना बेंचमार्क है नहीं कुछ. कई बार किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में या डोमेन में जब कुछ डील्स हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे रेफरल पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं. यार 3 डील उसमें हुई है और उसे बेंचमार्क लेने की कोशिश करते हैं. बट वापस से वहीं आते हैं हम, जब तक कुछ बना नहीं है तब तक वैल्यूएशन के लिए आप क्या करते हो, कोई भी आज का एक नंबर उठा लो और कल की स्टोरी से उसे मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज वैल्यूएशन. सो दैट इज अ फॉर्मूला. एनी नंबर ऑफ टुडे मल्टीप्लाइड बाय द स्टोरी ऑफ टुमारो. क्योंकि वो आदमी आके आपको स्टोरी बोल रहा है,
फाउंडर कि 3 साल में मैं इतना बड़ा बन सकता हूँ। कहीं ना कहीं आप अपने मन में उसे डिस्काउंट करोगे। अगर आपको सारे आपके खांचे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये बोलता है यार 100 करोड़ का बन सकता है, तो बोलता है यार ये खराब भी करेगा ना, अगर ये चल गया ना तो 50 का बनेगा। तो अब मैं उससे जाता हूँ, उसकी उस स्टोरी को मैं वायरल करता हूँ, और आज अगर उसके कुछ नंबर हैं तो मैं उसे वहाँ से पिक करता हूँ, उसे मल्टीप्लाई करके कोई ना कोई एक फॉर्मूला बनाता हूँ जो हर वक्त नया होता है। अब अपने आप को ना, हम लोगों को एज ए ह्यूमंस वी हैव अ डीप नीड ऑफ काइंड ऑफ कि हमारे हर चीज शुड मेक सेंस। तो मैंने वैल्यूएशन किया, उसको कहीं ना कहीं सेंस बनाना होता है कि यार नहीं यार मैंने हवा में तो नहीं की। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार ठीक है मैं रेवेन्यू पे इसको मल्टीपल दे रहा हूँ, प्रॉफिट पे नहीं देखिए, प्रॉफिट तो नहीं है। अगर रेवेन्यू पे मल्टीपल नहीं आता है तो मैं इंडस्ट्री के मल्टीपल को पकड़ता हूँ, अगर उसके ऊपर नहीं बनता है। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है ना कि डिसीजन इमोशन पे हो चुका होता है, उसके बाद हम उसे लॉजिकली जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मेजर केस में अर्ली स्टेज में ऐसा ही होता है। बट ऑन टॉप ऑफ इट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूएशन के लिए जो समझने की बात है ना, कि हम क्यों ज़्यादा पैसे दे पाते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना, जो ट्रेडिशनल लोग हैं आते हैं और हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, पुनीत यार इसमें कुछ किया ही नहीं, 5 लाख का इसका बिजनेस है, आपने इसे 20 करोड़ की वैल्यू दे दी, ये कैसे होता है? हम तो इतने सालों से बिजनेस चला रहे हैं, साल के 2 करोड़ की प्रॉफिट है, हमें कोई 20 करोड़ नहीं देते। तो ये हम इन्वेस्टर की नज़र से उसे कैसे देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें भी फेयर या अनफेयर ही लगता है, बट मैं बोला ना कि हम इन्वेस्ट इसलिए कर पाते हैं कि हम भी इरेशनल हैं। तो हमें क्या देखना होता है यार, एंट्री की वैल्यूएशन को हम डिस्काउंट कर देते हैं। मुझे पता है ये इरेशनल है, हम ये देखते हैं अगर ये बंदा, 2 ही केस हो सकता है, या तो ये सक्सेसफुल होगा या ये फेलियर होगा। अगर ये फेलियर होना है हो गया तो मेरा तो 0 ही होना है। सो दैट इज अ डाउन साइड। अब अपसाइड में मैं देख रहा हूँ कि इसकी पोटेंशियल है कि 40 करोड़ पहुंच सकता है, ये 100 बोल रहा है, ठीक है। अगर 40 करोड़ पहुंच सकता है तो उस स्टेज में इसकी वैल्यू 400 करोड़ हो सकती है, लेट से फॉर एन एग्जांपल। और तब तक में ये 3 राउंड और रेस कर लेगा। अब आते हैं उसमें कि वो हमारी वैल्यू 400 करोड़ की हो जाएंगी, और आज मुझे एंट्री 20 करोड़ में मिल रही है। तो मैं रादर एंट्री वैल्यूएशन पे फोकस करूं, उसकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है और उस टाइम पे उसकी एग्जिट वैल्यूएशन क्या हो सकती है, और वहां हमारा डेल्टा बन रहा है कि नहीं। तो एज ए एंजल हम देखते हैं कि हमारी एग्जिट की प्रोबेबिलिटी और एंट्री के बीच का डेल्टा अगर वो सिग्निफिकेंट है तब हम कॉल लेते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे जार्गन्स भी आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम बाद में समझा देंगे आपको सारे जार्गन, और आपके पास गूगल तो है ही, उस पर तो सर्च कर ही सकते हैं। तो आ जाते हैं पुनीत पे। पुनीत, जो वैल्यूएशन के बारे में बोला, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन टॉप ऑफ दैट? Again, I just said they are more biasedness onto it because आपको ना justify करना होता है अपने आप को और अपने surroundings वालों को. If I'll keep that thing aside, the only thing which I would say is a very important parameter in deciding the valuation is उसको exactly पैसा चाहिए कितना. Forget the valuation aside. So valuation से भी ज़्यादा important part है कि मुझे उसमें funds infuse कितना करना है. उसको 40 करोड़ पे पहुंचना है या 100 पे पहुंचना है या 20 पे पहुंचना है, दैट इज़ अ गिवन थिंग. वो हमारी अंडरस्टैंडिंग से हमने मान लिया कि वो पहुंच जाएगा, करेक्ट. बट वो 40 तक पहुंचने के लिए उसको चाहिए कितना पैसा, वो तो चाहिए ही होगा ना. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है टू इन्फ्यूज़ दैट अमाउंट. तो सपोजिटली हमने कहा कि उसको 1 करोड़ रुपए या 10 करोड़ रुपए या 5 करोड़ रुपए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हमने मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए उसको हम देंगे तो वो 40 करोड़ की टर्नओवर पे पहुंचेगा. द मोमेंट यू विल डिसाइड दैट 10 करोड़ रुपीज तो मुझे डालना ही डालना है, then the valuation games become comparatively easy. Correct? So I just want to add on to his point कि before deciding the valuation, you need to decide the amount which you want to infuse into the company. And then you can safely presume कि as an investor आप इतना amount डाल के कितना percentage own कर सकते हो. What is the right number which you should look at? Correct? As an investor, because you can't be the promoter. You will always be an investor. Correct. On that basis, you can just put into the company. I'll add I think very important perspective and very good perspective. जो डिफरेंस है ना, देखो यहीं आता है जब स्टार्टअप में आप एंजल इन्वेस्टिंग जिस रूट में करते हैं, तो एंजल में आपको जो एक ब्रॉडर पिक्चर है वो अलग तरह से दिखाई देती है. और जब स्ट्रेटेजिक या माइक्रो वीसी के लेवल पे आप आके इन्वेस्ट करते हैं, लेट से आपकी टिकट साइज करोड़ 2 करोड़ या उससे ऊपर बढ़ने लगती है, वहीं एंजल इन्वेस्टिंग में आपकी साइज यूजुअली 5 लाख से लेके 25 लाख तक इंडिया का स्टैंडर्ड डेटा बोलता है. तो वहाँ की पर्सपेक्टिव बहुत अलग होती है. तो आपने जो कहा इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो पर्सपेक्टिव दिखती है कि भाई मुझे इसे ना 100 करोड़ या 5 करोड़ चाहिए इस स्टेज तक पहुँचने के लिए, तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक आ रहा हूँ, इतने परसेंटेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ. वही जब एंजल देखता है उसे, तो उसे कैसे देखता है, क्योंकि एक एंजल जब आता है तो बहुत छोटा सम लेके आता है, शायद वो उसे उतने दूर तक सपोर्ट ही नहीं कर सकता है.
तो उसे एक और लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है कि भाई इसे 24 महीने ओवर 24 मंथ्स 20 करोड़ रुपए लगेंगे, बट आज ये 5 करोड़ रेज कर रहा है। तो मैं इस अजम्पशन पे कि इस बंदे में दम है कि 6 महीने बाद ये फिर से 5 करोड़ रेज कर लेगा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वहीं मैंने आपको कहा था कि आर्टिकुलेशन टू सेल विजन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मैं 2 साल तक की कॉल नहीं ले सकता एज ए एंजल इन्वेस्टर और एज ए माइक्रो वीसी। तो कहीं कहीं मैं जो समझ में आ रहा है मुझे कि धंधा बनाने के अलावा वो बंदा पैसा रेज कर सके, ये एक एंजल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जिट तभी मिलेगी जब सब्सिक्वेंट राउंड्स हों। देखिए, 2 चीज़ है। आपके जो क्वेश्चन है बहुत आई थिंक उसका बहुत आंसर हो सकता है, एंड पुनीत के लिए बहुत ही अलग आंसर होगा, शायद मेरे लिए बहुत अलग आंसर हो सकता है। पैसा रेज करना तो ठीक है, बट पुनीत ने एक बहुत अच्छी बात की, पैसा चाहिए क्यों? पैसा रेज तो कर लेगा वो स्टार्टअप, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, बट ये एबिलिटी के साथ क्लैरिटी कि वो उसको ट्रांसलेट कर पाएगा समथिंग बिग में, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बट आप, मैं एक बार ना आपके शूज़ में स्टेप इन करता हूँ। अगर वो बंदा पैसा बनाने लगे, प्रॉफिट बनाने लगे, तो आर यू इंटरेस्टेड इन अ डिविडेंड इनकम एंड नॉट मल्टीप्लाई योर मनी फ्रॉम माई एग्जिट? जो आपने कहा ना, सब्सिक्वेंटली कोई आएगा, मैं उसे बेच के उससे मैं निकलूंगा, मैंने 5 लाख लगाए हैं, मैं 50 लाख पे निकल जाऊंगा, बात खत्म, राइट? मुझे उसे डिविडेंड प्रॉफिट मेकिंग करना है, ऐसा है? या थोड़ा एक्सट्रीम में 2 अलग एक्सट्रीम एंड्स हैं, करेक्ट? डिविडेंड इनकम तो बहुत बाद में आती है, मतलब यू कांट इवन विजुअलाइज डिविडेंड इनकम, एटलीस्ट जो स्टार्टअप विस्निटी में एक्टिव हैं, I don't think so. No, why I'm asking this question is he said that subsequently पैसा रेज करने की हो सकता है जरूरत ही नहीं पड़े। ये मैं आंसर करता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिविडेंड इज एक्सट्रीम। मैं जैसे आप अभी हम अपने यूजर्स को बता रहे थे कि बहुत सारे जार्गन्स हैं, ट्रस्ट मी इन आर इन्वेस्टमेंट फर्टर्निटी दिस इज अ जार्गन ओनली, डिविडेंड। मतलब हमें गूगल करना पड़ेगा इसका मतलब देखने के लिए, बिकॉज आई कांट रिमेंबर एनी स्टार्टअप एटलीस्ट इन माई व्यू जिसने डिविडेंड दिया हो, करेक्ट? But what Alkesh was trying to tell is there are multiple views. हाँ, सबसे पहली चीज़, हर इन्वेस्टर, आपने बोला 3P दिया आपने मेरे 2P को, that is profit. तो आया तो पैसा बनाना ही है, करेक्ट? एंड फॉर पीपल लाइक अस हु आर इन्वेस्टर्स, हमारा तो रॉ मटेरियल ही पैसा है, हमारा फिनिश गुड्स भी पैसा है, तो हमें तो रॉ मटेरियल डालना है और फिनिश गुड वही वापस घर लेके जाना है, एंड उसको फिर हमें कंपाउंडिंग के टर्म्स में अपने इन्वेस्टर्स को जाके बताना है, क्योंकि हमारे पीछे भी कोई ना कोई तो खड़ा ही हुआ है, करेक्ट? सो हर इन्वेस्टर के आगे इन्वेस्टर है, हर इन्वेस्टर के पीछे भी इन्वेस्टर है, करेक्ट? तो इस चीज़ को मान के रखो कि फाइनल ऑब्जेक्टिव इज 3P विच इज प्रॉफिट, नो डाउट्स अबाउट 3rd P. नाउ द पॉइंट विच ही वॉज सेइंग, 3rd P निकलने के लिए या 3rd P पे अचीव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? वो ये है कि वो जो 1st P था विच इज प्रोमोटर, वो पैसा लेके जो 2nd P है विच इज प्रोडक्ट, उसको कितने अच्छे तरीके से पर्कुलेट कर पाता है। अगर 1st P 2nd P को डोमिनेटिंग बना पाए ये पैसा लेके, देन इट्स अ जॉब वेल डन। अब उसके बाद वो फंड रेजिंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट इज 1P, 1st P अगेन, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट पैसे की यूटिलाइजेशन उसने अच्छे से कर ली, करेक्ट? अगर आपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, आपने प्रोडक्ट स्केलेबल बना दिया, आपने अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रेपो मेंटेन कर लिया, चांसेस आर वेरी हाई कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। एटलीस्ट जो एंजल इन्वेस्टर ने आपके ऊपर बेट किया था, आपने उसको सही प्रूव कर दिया। सही है। अल्केश एंड पुनीत, इसको यहाँ पे विराम देंगे, लेकिन उससे पहले एक एक स्टेटमेंट या एक एक सजेशंस आपसे चाहिए उस ऑडियंस के लिए जो यंगस्टर्स जो हमें देख रहे हैं, जो शायद कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या वो हाउसवाइफ्स या वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं नया, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, सोशल मीडिया को यूज़ करके कुछ करना चाहते हैं, क्या सजेशन होगा आपका? कहाँ से स्टार्ट करें और ये स्टार्टअप वर्ल्ड में कैसे स्टेप इन करें? पुनीत, आप लेना चाहेंगे? Sure. Let's start with you this time. So the only suggestion which I have in my mind is focus on what you want to do. Forget everything else, forget all the jargons. One thing which is common back 20 years back, now and 20 years after, जो कभी नहीं बदलने वाली है, that is the core which is business. जार्गन्स चेंज होते रहेंगे, इन्वेस्टर्स का तरीका चेंज होता रहेगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ होगा नहीं होगा, कोर ऑब्जेक्टिव पैसा उठाना नहीं था दोस्तों, कोर ऑब्जेक्टिव बिजनेस करना था, अपने आप को प्रूव करना था, वैल्यू क्रिएशन करना था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था, इम्पैक्ट लेके आना था। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द कोर,
ignore everything else. Got it. We have noted that suggestion. नहीं पुनीत, आपने बहुत ही बढ़िया से कहा, और कहीं ना कहीं मैं उसी के ऊपर कुछ ऐड करता हूँ कि जब जेफ बेजोस से ये पूछा गया कि भाई क्या ऐसी चीज़ है जो बदलने वाली है, जो आपको आपके बिजनेस में रेलेवेंट रखेगी, तो जेफ बेजोस ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया, हमें वो रेलेवेंट नहीं रखेगी जो बदलने वाली है, बट हमें ऐसी चीज़ें रेलेवेंट रखेगी जो नहीं बदलने वाली है। वो है हमारे कस्टमर को जो फास्टेस्ट गुड्स चाहिए और कम से कम दाम में चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर हम मैच कराते रहें, जो भी टेक्नोलॉजी बदले, जो भी चीज़ें बदले, अगर ये दो चीज़ें सैक्रोसैंक्ट रहेंगी तो हमारा बिजनेस सैक्रोसैंक्ट रहेगा। और उसी से मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप जो भी बिल्ड कर रहे हैं ऐसा बिल्ड करें, ऐसे पॉइंट्स और ऐसे फंडामेंटल्स पे बिल्ड करें जो बदलने नहीं वाला है। और अगर आप उस पर अपने बिजनेस को बिल्ड करेंगे और बाकी के लेयर के साथ अडेप्ट करेंगे, आई थिंक आप हमेशा के लिए रेलेवेंट रहेंगे और कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ बिल्ड करेंगे, वेदर इट बी स्टार्टअप, वेदर इट बी बिजनेस। तो दोस्तों ये सजेशन से तो आपने सीखा ही होगा, और उनसे ज़्यादा सीखा होगा इनके आर्टिकुलेशन से, जो इन्होंने कहा दैट यू हैव टू बी सुप्रीमली आर्टिकुलेट इन योर एक्सप्रेसिंग योर आइडियाज़, जैसा कि इन्होंने अपनी आइडियाज़ इतने सुंदर तरीके से आपको बताई। तो आई एम श्योर दैट यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स related to startup. This was the first video on that. We will try and do more with Alkesh and with other people. तो इसके साथ आपसे विदा लेते हैं। पुनीत, anything you want to add? Thanks a ton Alkesh for coming by. Thanks a ton for sharing your experiences. Now हम ये बोल सकते हैं कि not only Kolkata, I guess nation is listening to you. Whosoever is getting onto this channel is probably listening to you, and just expect some few more questions onto it. Be prepared to answer them, because It will be my pleasure. the insights which you have shared, they are really very deep, and that shows ki what sort of a depth you do conquer in terms of investing into the business. So please keep doing it. Dosto, please do share your feedback, any questions which you have, which you want us to answer, Alkesh to answer. We will love to cover it. Thanks for coming by. Thank you so much. Thank you everyone. Alkesh. It was a pleasure. Thanks. It was.